व्यवहारिक व्याकरण, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। भाषा मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन या संप्रेषण का माध्यम भाषा है। संप्रेषण कहते हैं आदान प्रदान को। मनुष्य परस्पर यानी आपस में विचार विनिमय, संदेश, सूचना तथा अपनी भावना की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा करता है। वाणी के द्वारा हम मुख से जिन ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों को व्यक्त करते हैं, उनका आधार वाचिक माध्यम मानक भाषा होती है। भाषा से हमें अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान एवं परंपराओं का ज्ञान होता है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ है भाष वक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्त वाणी, अर्थात विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने तथा मनोभावों को प्रकाश करने के साधन को भाषा कहते हैं। इस प्रकार विस्तृत अर्थ में एक प्राणी अपने किसी उच्चारण अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ प्रकट करता है वही भाषा है। भाषा की परिभाषा। अनेक विद्वानों, भाषा वैज्ञानिकों एवं व्याकरणों ने भाषा की परिभाषा दी है। महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, मनुष्य की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है। इस प्रकार हिंदी के एक आचार्य ने कहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। वस्तुतः वास्तव में भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने भाषा के दो प्रकार बताए हैं। पहला है मौखिक तथा दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा से आपसी बातचीत, भाषण एवं संवाद आदि होते हैं, जबकि लिखित भाषा में लिपि के माध्यम से समस्त अभिव्यक्ति का प्रकाशन होता है। अतएव लिखित भाषा या लिपि ही भाषा की पहचान होती है। संसार की जितनी भाषाएं हैं उनकी बोली और भाषा भिन्न होने से लिपि भी भिन्न है। भाषा और बोली। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, बानी यानी वाणी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता, वह शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण अर्थात बचाव यानी उसको बचाव करना उसका तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। भाषा के विविध रूप। अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं। इसमें अनक दे रखा है, यहाँ पे प्रिंट गलत हो गया है तो यहाँ पे अनेक होगा, देख लीजिए आप। इस पर क्या होगा, अनेक होगा। यहाँ पर नेक की मात्रा लगेगी, अनेक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनेक होगा, अनेक रूप हो जाते हैं। जैसे मूल भाषा है पहली, दूसरा है विभाषा, तीसरा है बोली और चौथी है उपबोली। भाषा के भेद। भाषा के प्रमुख भेद या रूप 8 हैं। पहला है मूल भाषा, दूसरा है व्यक्ति बोली या व्यक्ति भाषा, तीसरा है उपबोली या स्थानीय बोली, चौथा है बोली और भाषा और पांचवा आदर्श भाषा या परिनिष्ठित भाषा, छठा राष्ट्रभाषा और सातवां विशिष्ट भाषा और आठवां है कृत्रिम भाषा। भाषा की इकाइयाँ। भाषा की निम्नलिखित 5 इकाइयाँ हैं। पहली है ध्वनि। तो ध्वनि किसे कहते हैं, देखिए, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक पूर्ण व स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। पुनः देखिए परिभाषा ध्वनि की, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक पूर्ण व स्वतंत्र आवाज़ ध्वनि कहलाती है। दूसरा वर्ण। मुख से उच्चारित स्वर व्यंजन ध्वनियाँ जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती है उसे वर्ण कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण दोबारा से, मुख से उच्चारित स्वर व्यंजन ध्वनियाँ जब लिखित रूप में प्रयुक्त होती है उसे वर्ण कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं।
पद, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्द समूह को अन्वयिता अर्थ बोधक एवं पूर्ण विचाराभिव्यक्ति होने से पर वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्द समूह को अन्वयिता अर्थ बोधक एवं पूर्ण विचाराभिव्यक्ति होने पर वाक्य कहते हैं। तो ध्वनि की परिभाषा हो गई, वर्ण की परिभाषा हो गई, शब्द की परिभाषा हो गई, पद की परिभाषा हो गई और वाक्य की परिभाषा हो गई। ये भाषा की 5 इकाइयाँ हैं, इनको आप याद कर लें, कंठस्थ इनको रट लें। तो देखिए आगे देखिए, और इसी प्रकार से हिंदी की बोलियाँ। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। पहली है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी आती है, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। दूसरी है पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। तीसरी है बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली तथा भोजपुरी है। चौथा है राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। पांचवी है पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। कब की गई? 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई हिंदी भाषा। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। व्याकरण भाषा का एक संपूर्ण शास्त्र है। व्याकरण शास्त्र के द्वारा ही भाषा की ध्वनियों, स्वर, व्यंजन के उच्चारण स्थान, प्रयत्न एवं स्वरूप आदि के साथ उनका विश्लेषण किया जाता है। शब्दों की शुद्धता एवं पदों का निर्वाचन व्याकरण के द्वारा हो पाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा की ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, वाक्यांश, वाक्य आदि का ज्ञान तथा भाषा का शुद्ध प्रयोग व्याकरण से ही हो पाता है। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण शब्द का अर्थ है विश्लेषण। शब्दों की व्याक्रिया, उनकी व्युत्पत्ति तथा विश्लेषण व्याकरण शास्त्र से ही किया जाता है। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है: भाषा की शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण और हिंदी भाषा। व्याकरण शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप को बोलने या लिखने के नियमों का ज्ञान कराता है। प्रत्येक विकसित भाषा व्याकरण के नियमों के अनुसार चलती है। हिंदी भाषा का व्याकरण मूल रूप से संस्कृत व्याकरण के नियमों पर चलता है। सभी शब्दों की उत्पत्ति, उनके रूप, यौगिक और योगरूढ़ रूप संस्कृति की मूल धातु, उपसर्ग एवं प्रत्यय के योग से बनते हैं। कुछ उपसर्ग और प्रत्यय देशी विदेशी भाषा के भी अपनाए गए हैं। अब संस्कृत के अनुसरण पर हिंदी भाषा का व्याकरण बन गया है तथा उससे हिंदी भाषा का परिनिष्ठ या मानक रूप सामने आ गया है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वे इस प्रकार हैं। वर्ण विचार पहला है। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित अन्य उनके आकार, उच्चारण स्थान तथा वर्गीकरण के अलावा उनसे बने शब्द निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख होता है। नंबर 2 शब्द विचार। इसमें शब्द के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना के आदि के साथ शब्द के प्रकारों का विवेचन होता है। पद विचार। इसमें शब्द से पद निर्माण, विकारक तत्व तथा पद के विविध रूपों का उल्लेख रहता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्य संबंधित उसके भेद, उपभेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव और वाक्य निर्माण आदि की जानकारी दी जाती है। लिपि परिभाषा। भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की लिपि अपनी लिपि होती है, जैसे उर्दू, फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, बंगला लिपि, कश्मीर की पुरानी शारदा लिपि आदि लिपियों का लंबा इतिहास है। भाषा और लिपि का संबंध। भाषा का लिखित रूप लिपि के द्वारा ही सुरक्षित रहता है। भाषा मनुष्य के मुख से निकले ध्वनि संकेतों की समिष्ट है,
तो लिपि उन संकेतों की रूपात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा और लिपि में साम्य और वैषम्य भी है। साम्य यानी समानता, वैषम्य यानी विषमता, परंतु दोनों भावों एवं विचारों के वाहक है। देवनागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरिक है। वर्तमान में देवनागरी लिपि का मानक रूप तैयार किया गया है और उसमें भी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों एवं वर्णों का मानक रूप किया जाता है। भारत की दो प्राचीन लिपियाँ थी, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ये न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि है। अब हम इसके अलावा आगे और पढ़ते हैं। इससे पहले हम पढ़े थे भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। एक बार और देख लेते हैं। भाषा मानव जाति के विकास में अभिव्यक्त का महत्वपूर्ण साधन या संप्रेषण का माध्यम भाषा है। मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, संदेश, सूचना तथा अपनी भावना की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा करता है। वाणी के द्वारा हम मुख से जिन ध्वनियों, शब्दों का वाक्यों को व्यक्त करते हैं, उनका आधार या वाचिक माध्यम मानक भाषा होती है। भाषा से हमें अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान एवं परंपराओं का ज्ञान होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ है भाष वक्तायाम वाची, व्यक्तवाणी अर्थात विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने तथा मनोभावों को प्रकाश करने के साधन को भाषा कहते हैं। इस प्रकार विस्तृत अर्थ में एक प्राणी अपने किसी उच्चारण अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ प्रकट करता है वही भाषा है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसकी टॉपिक को इसी आगे बढ़ाते हैं इसी कड़ी में। तो देखिए, हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी लेंगे। पहले देखिए आप यहाँ पे, देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। इसमें कुल 52 अक्षर है, जिनमें 14 स्वर और 38 व्यंजन हैं। इसमें स्वर व्यंजन कोमल, कठोर, अलप्राण, महाप्राण, अनुनासिकीय, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक है। परंतु हिंदी भाषा में 11 ही स्वर होते हैं। ये 14 स्वर इसमें ये बता दिए गए हैं मिला करके, जैसे स्वर व्यंजन कोमल, कठोर, अलप्राण, महाप्राण, अनुनासिकीय, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि वर्गीकरण भी वैज्ञानिक उसके अकॉर्डिंग बता दिए गए हैं। ऐसे कुल मिला करके, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन करे कि हिंदी भाषा में कितने स्वर है, कुल स्वर, तो 11 ही बताएंगे आप। 14 और 38 मिला करके 52 हो गया है। इसमें अब मान लीजिए आप ये ताड़न जात पाल वाले आ गए हैं, या इसमें देखिए कोमल, कठोर, अलप्राण, महाप्राण आ गए हैं। लेकिन इनका जो रूप है टोटल, यानी कि कहने का तात्पर्य स्वर व्यंजन का जो क्रम वैज्ञानिक है, उसमें क्या नाम 52 अक्षर बताए गए, जिनमें 14 स्वर है और 38 व्यंजन है। ये याद रखें आप। और याद रखें स्वर 11 ही, केवल 11 है। कुल स्वर कितने हिंदी भाषा में? 11 स्वर है वर्तमान में। तो मुख से उच्चारित ए, आ, क आदि ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ जब लिखित रूप या लिपि रूप में प्रयुक्त होती है तब उन्हें वर्ण कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण श्वास वायु के एक ही आगाज से होता है उसे अक्षर कहते हैं। देवनागरी लिपि की भी सभी ध्वनियाँ 2 प्रकार की है, स्वर और व्यंजन। स्वर ध्वनियों में सभी स्वर मात्राएं, विसर्ग, अनुनासिक की गणना होती है। व्यंजन ध्वनियों के कैसे है वर्ण तक, संयुक्त अक्षर, घृत अक्षर, हलंत आदि सभी की गणना की जाती है। इन सभी ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण, उच्चारण एवं उच्चारण प्रयत्न, स्पर्श के आधार पर किया जाता है। हिंदी भाषा का समस्त व्याकरण संस्कृत व्याकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। अब आप सभी लोग ना स्वर और व्यंजन के बारे में आप दूसरा वीडियो इस पर जा करके देख सकते हैं, लक्ष्य स्टडी 2.2 चैनल पर। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। भूचयनात्मक प्रश्न। निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। पहला ऑप्शन है मेवाड़ी, दूसरा मारवाड़ी, तीसरा ब्रज, चौथा मेवाती। तो इसमें मेवाती नहीं आएगा। चलिए दूसरा है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो इसमें आएगा पश्चिमी हिंदी। तीसरा है, निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो इसमें देवनागरी उर्दू नहीं है, नेपाली भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है। भाषा का स्थायी रूप किस भाषा को माना जाता है? तो लिखित भाषा को माना जाता है। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है
भाषा मौखिक भाषा की विशेषता है, तो इसमें उपयुक्त सभी आएंगे। स्वाभाविक होती है, वाक्य छोटे छोटे होते हैं, परिवर्तनशील होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण आएगा। भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है केवल ध्वनि का। व्याकरण की आवश्यकता रहती है, तो भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए, भाषा का मानक रूप निर्धारित करने के लिए, भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए उपयुक्त सभी आएगा। इसमें घड़ी वाला। भाषा का शरीर शास्त्र है व्याकरण। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है तो लिपि। विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है पद कहलाता है। फिर आगे चलिए, इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है राजभाषा, तीसरा है संपर्क भाषा और चौथा है बोली या उपभाषा। तो इसमें आएगा बोली या उपभाषा। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? सबसे अच्छा प्रश्न। तो ये है कुल वर्ण 52 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी भाषा में? 52 वर्ण। हिंदी के बाद भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला आएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसमें आएगा मैसूर। सरकारी कार्यालय में कौन सी भाषा राजकाज की भाषा कहलाती है? तो इसमें आएगा राजभाषा। सरकारी कार्यालयों में कौन सी भाषा राजकाज यानी राजकीय कार्य, सरकार के कार्य की भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। अब देखते हैं हम रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, ये वाले क्वेश्चन लेते हैं। पहला सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है, तो इसमें आएगा संस्कृत भाषा। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 में आ चुका है। दूसरा, हिंदी खालिस्तान में लिपि लिखी जाती है देवनागरी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर 2021-22 में आया था। फिर चलिए, मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। तो इसमें क्या आएगा? भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। भाषा का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। जिस भाषा को बालक अपनी माता परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को माना जाता है। भाषा परिवर्तनशील है और भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। अवधि पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भारोपीय परिवार की है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भाषा है। लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब और आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न हमने ले लिया है एबेसेदे और रेगिस्तान पूर्ति वाले प्रश्न। हम आगे देखते हैं। ये टॉपिक हमने पूरा क्लियर करना है, तो देखिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से। तो देखिए, सामान्यतः आपसी बातचीत में भाषा एवं संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के रूप में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो भाषा परिष्कृत, व्याकरण सम्मत, सर्वजन स्वीकार्य, आदर्श रूप से प्रचलित एवं शासन स्तर पर व्यवहृत होती है उसे परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को बोली कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा सूक्ष्म है, लिपि स्थूल है। व्याकरण के 4 अंक हैं। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में लिखिए। मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व है? लिपि को परिभाषित करते हुए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 2 भाषाओं के नाम लिखिए। तो पहले का उत्तर है, मानव समाज में परस्पर विचारों एवं भावों को व्यक्त करने तथा आदान प्रदान करने में भाषा का सर्वाधिक महत्व है। ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की ध्वनियों वर्णों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 2 भाषाओं के नाम हैं हिंदी एवं संस्कृत। भाषा की परिभाषा लिखिए। व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है? व्यापक सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाचिक अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है और सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं किस परिवार से संबंध रखती है?
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भारोपीय परिवार से संबंध रखती है। भाषा के कौन से दो रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास किस प्रकार किया है? हिंदी खड़ी बोली ने संस्कृत के शब्दों के साथ पश्चिमी हिंदी से शब्द लेकर अपने शब्द भंडार का विकास किया है। हिंदी व्याकरण शास्त्र के बारे में संक्षेप में लिखिए। हिंदी व्याकरण शास्त्र संस्कृत व्याकरण शास्त्र पर आधारित है। इसमें अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ अंशों व नियमों को भी अपनाया गया है। भाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। वैसे मानव की व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है। मौखिक भाषा का प्रयोग किस तरह होता है? तो देखिए, उत्तर आएगा इसका, सामान्यतः आपसी बातचीत में, भाषण एवं संवाद में या केवल शाब्दिक निर्देश देने में मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। लिखित भाषा से क्या आशय है? जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के कार्यों में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। उपभाषा किसे कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को उपभाषा या बोली कहा जाता है। विभाषा से क्या आशय है? प्रांतीय आधार पर बोलियों का वर्गीकरण जिससे भाषा का रूप निर्मित होता है, उसे विभाषा कहते हैं। जैसे राजस्थानी भोजपुरी। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग कब होता है? स्वरों और व्यंजनों के संयोग के समय देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग होता है। भाषा का संबंध मनुष्य से किस प्रकार है? भाषा का संबंध मनुष्य के मुख से निकलने वाली व्यवस्थित ध्वनियों से है। व्यक्तिक या व्यक्ति भाषा किसे कहते हैं? पैतृक गुण, वातावरण, शिक्षा, दीक्षा तथा वाक्य यंत्र की विभिन्नता के कारण वाणी का जो रूप उभरता है, उसे व्यक्ति भाषा कहते हैं। भाषा की कितनी इकाइयाँ होती है? भाषा की सामान्य रूप से 5 इकाइयाँ होती है: ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। भाषा शब्द की उत्पत्ति स्पष्ट कीजिए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष वक्तायाम वाची धातु से टाप आ प्रत्यय करने पर बनता है। उपबोली किसे कहते हैं? स्थानीय बोली या एकदम सीमित क्षेत्र के लोगों की बोली को उपबोली या स्थानीय बोली कहते हैं। बोली और भाषा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। क्षेत्र विशेष में प्रचलित भाषा को बोली कहते हैं। इसे ही क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। कोई बोली भाषा कब बन जाती है? कोई बोली जब व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है, उसमें साहित्य रचना होने लगती है, तो वह बोली भाषा बन जाती है। परिनिष्ठ भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा परिष्कृत, व्याकरण सम्मत, सर्वजन स्वीकार्य, आदर्श रूप में प्रचलित एवं शासन स्तर पर व्यवहृत होती है, उसे परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां कौन सी? नाम लिखिए। उत्तर, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी तथा पहाड़ी है। अब और आगे हम प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, आगे और प्रश्न है। अगले प्रश्न है, तो देखिए, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी है? पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी है। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग्य व्यवहार की वाणी को बोली कहते हैं। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की ये बोलियां खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी है। पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पहाड़ी हिंदी की ये बोलियां गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी है? राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती है। व्याकरण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने और शुद्ध लिखने का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रमुख विभाग या अंग कौन से हैं? व्याकरण के प्रमुख 4 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण शास्त्र के द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? व्याकरण के शास्त्र के द्वारा भाषा के ध्वनि, स्वर, व्यंजन, शब्द, पद, पदांश, वाक्यांश और वाक्य की संरचना का विश्लेषण किया जाता है। भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण कौन करता है? भाषा के शुद्ध और सार्थक स्वरूप का निर्धारण व्याकरण करता है।
वर्ण किन्हें कहते हैं, परिभाषा बताइए। मुख से उच्चरित स्वर व्यंजन ध्वनियाँ जब लिखित या लिपि रूप में प्रयुक्त होती है तब उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण और वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अक्सर किसे कहते हैं, लिखिए। जिस ध्वनि का उच्चारण वाग्य यंत्र द्वारा श्वास वायु के ही एक आगाज से होता है उसे अक्सर कहते हैं। भारत सरकार द्वारा कितनी क्षेत्रीय भाषाएं मान्य हैं? भारत सरकार द्वारा 16 क्षेत्रीय भाषाएं मान्य हैं। हिंदी भाषा की स्वर ध्वनियों में किनकी गणना होती है? हिंदी भाषा की स्वर ध्वनियों में सभी स्वरों की मात्राएं, विसर्ग तथा अनुनासिक की गणना होती है। ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली वाग्य यंत्र से उच्चरित वर्तिक स्वतंत्र आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। पुनः सुनिए, ध्वनि किसे कहते हैं? उत्तर है मुख से निकलने वाली वाग्य यंत्र से उच्चरित प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। शब्द और पद किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बने और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे पद कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? विशेष वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। विशेष क्रम से लिखे गए सार्थक शब्दों के समूह को जो पूर्ण अभिप्राय व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान तथा उच्चारण प्रयत्न स्पर्श के आधार पर किया जाता है। भारत की प्राचीन लिपियाँ कौन कौन सी थी? उत्तर, भारत की प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और क्रोष्टी थी। फिर चलिए आगे देखते हैं और प्रश्न इसमें। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? देवनागरी लिपि का विकास भारत की ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। फिर अगला है, किन भाषाओं की देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? उत्तर, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। 47 वाला 47 वाला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि से क्या आशय है? उत्तर, अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि से क्या आशय है? अंधे लोगों के लिए संकेत चिन्हों के रूप में लिखने पढ़ने के माध्यम को ब्रेल लिपि कहते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव समाज परस्पर विचारों एवं भावों को विनिमय करता है, संदेश और सूचना देता है या अपनी बात का संप्रेषण करता है। संप्रेषण यानी आदान प्रदान करना। इस तरह की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से होती है उसे भाषा कहते हैं। वाणी का व्यक्त रूप ही भाषा कहलाती है। इस प्रकार मनुष्य की वाचिक वाणी मानक भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, कोई बोली भाषा कब बन जाती है? उत्तर, सामान्यतः कोई बोली तभी एक बोली कही जाती है जब तक उसे साहित्य, धर्म, व्यापार या राजनीति के कारण महत्व न प्राप्त हो, या जब तक पड़ोसी बोलियों के बोलने वाले उसे समझ न सके। इन दोनों में से किसी एक या दोनों की प्राप्ति करते ही बोली भाषा बन जाती है। भाषा के प्रयोजन को स्पष्ट कीजिए। भाषा का प्रयोजन विचारों को प्रकट करना है और विचारों को प्रकट करने के लिए मुख्यतः श्रोत्र ग्राह्य ध्वनि, चिंतता, लेखबद्ध अक्षरों की सहायता ली जाती है। दर्शन, स्पर्श और संकेत आदि द्वारा विचारों को व्यक्त किया जाता है। भाषा का दूसरा प्रयोजन किसी विषय पर विचार व्यक्त करना भी है। भाषा का प्रयोग किन कारणों से किया जाता है? उत्तर, मनुष्य अपने विचारों को जिन तरीकों से दूसरों तक पहुंचाता है सामान्य रूप से ही वही भाषा है। भाषा का प्रयोग निम्न कारणों से किया जाता है: भावों, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों के आदान प्रदान के लिए, पारस्परिक सहयोग के लिए। भाषा के किस रूप में व्याकरण सम्मतता की अधिकता संभव होती है? उत्तर, भाषा 2 रूपों में प्रयुक्त होती है: मौखिक, उच्चरित और लिखित। भाषा के दोनों रूप व्याकरण के नियमों को अनुशासित करते हैं, किंतु मौखिक रूप में यह व्याकरण सम्मतता कम रहती है। व्यक्ति धारा प्रवाह बोलता रहता है, व्याकरण का उल्लंघन स्वाभाविक रहता है। लिखित रूप में भाषा का प्रयोग सोच विचार के साथ होता है, अतः लिखित रूप अधिक व्याकरण सम्मत होता है। हिंदी व्याकरण के बारे में संक्षेप लिखिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है।